हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप ध्यान दे रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 19 लिखित अभिव्यक्ति। इसमें हम सीखने वाले हैं संवाद लेखन। संवाद संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार तथा वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन। इस तरह संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से या भली प्रकार से कहे गए हैं। वक्ता और श्रोता के बीच घटित होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। नाटक, प्रहसन, एकांकी और फिल्म आदि में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधा में पात्र अपने संवाद स्वतः बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे चलता है। इसीलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद लेखन के समय निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद संक्षिप्त और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए। संवाद माहौल के अनुरूप लिखे जाने चाहिए। संवादों में चमत्कार पूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि श्रोता इनको नहीं समझ पाएगा तो संप्रेषण संभव नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं। अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद। अध्यापिका: महेश, तुमने ये निबंध स्वयं लिखा है या किसी की सहायता ली है? महेश: हाँ मैम, लिखा तो स्वयं ही है, परंतु रूपरेखा बनाने के लिए मेरी बहन ने मेरी मदद की थी। अध्यापिका: तुम्हारा निबंध बहुत ही उच्च कोटि का है। तुमने सभी तथ्य कहाँ से एकत्रित किए हैं? महेश: मैम, मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ और मुझे जो तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें एक डायरी में लिखता रहता हूँ। अध्यापिका: यह तो बहुत अच्छी आदत है। तुमने महान व्यक्तियों के कथन कहाँ से लिखे हैं? महेश: यह कथन मैंने इंटरनेट की एक साइट से नोट किए थे। अध्यापिका: शाबाश! किसी भी कार्य को पूरा करने में यदि लगन से प्रयास किया जाए तो वह लगन कार्य में दिखाई देती है। एक और उदाहरण पढ़ेंगे हम। माली और मालिक के बीच संवाद। मालिक: श्यामलाल, इन क्यारियों में पौधों की हरियाली कहाँ लुप्त हो गई? मालिक: चिलचिलाती धूप से ये पौधे मुरझा गए हैं। मालिक: क्या तुम सुबह शाम सिंचाई नहीं करते हो? माली: करता हूँ मालिक, पर तेज धूप की गर्मी के आगे यह सिंचाई भी पौधों की हरियाली को वापस नहीं ला पा रही है। मालिक: इन पौधों के ऊपर हरे रंग की छावनी बना लो जिससे कड़ी धूप से बचाव हो सके। मालिक: माली कहता है, मालिक जैसी आपकी आज्ञा। मालिक: अब की बार सुगंधित और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाओ जो मनमोहक लगे। माली: जी मालिक, बस 15 दिन रुक जाइए, इसके बाद हरियाली और फूलों की महक से यह मुरझाई क्यारी खिल उठेगी। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांशों का संबंध पाठ्यक्रम से नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है। अपठित गद्यांश देकर भाषा की समझ के आलंकन हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को इसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बिंदुओं को स्मरण रखना होता है, यानी आपको ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं में दी गई हैं। जब भी आपको किसी गद्यांश का उत्तर देना है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। पहला, दिए गए अवतरणों को ध्यान पूर्वक 2 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा, प्रश्न उत्तर व विकल्प अवतरण पर आधारित होते हैं। उत्तर सटीक व सरल भाषा में देने चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त तथा सटीक होना चाहिए। अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश भी पाठ्य पुस्तक से हटकर पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश छात्रों में भाव ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे छात्रों की लेखन कला का विकास होता है। काव्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के चुनाव के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, चले देखें। सबसे पहले, काव्यांश का अध्ययन 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। तो जब भी आपको कोई काव्यांश या गद्यांश दिया जाता है तो आपको 2 से 3 बार पूरे काव्यांश को और गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है।
काव्यांश के भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न के उत्तर काव्यांश के अंदर से ही देने चाहिए। सरल एवं स्पष्ट भाषा तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। शीर्षक लिखते समय कोशिश करनी चाहिए कि वे छोटा और गद्यांश के मूल्य कथन से संबंधित हो। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये बाहर के सभी प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। इतिहास साक्षी है कि यहाँ की धरती पर विदेशी बराबर आते रहे हैं। वे भारत में आए कि यहाँ बच सके। उस जमाने में यहाँ के निवासियों ने इन नए नए आने वालों के तौर तरीकों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें उनमें से जो भी अच्छा लगा उसे अपना बना लिया। इसी विशेष गुण ने हमारी प्राचीन संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। तुम जानते हो कि हम एक नए राष्ट्र के रूप में अपने को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आज भी नई चीजों को स्वीकार करना और उन्हें अपना बना लेना भारत का एक विशेष गुण है। ये गद्यांश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पढ़ें। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें पचाकर अपना बना लेती है। इतिहास किस बात का साक्षी है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की धरती पर विदेशी लोग बराबर आते रहे हैं। विदेशी लोग भारत किस उद्देश्य से आए थे? विदेशी लोग भारत में बसने के उद्देश्य से आए थे। प्रस्तुत गद्यांश में से दो क्रिया शब्द छांटिए। संवारना या स्वीकार करना। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस शीर्षक का क्या इस गद्यांश का जो सूटेबल शीर्षक है वो क्या होना चाहिए? भारतीयता, क्योंकि भारतीयता के बारे में कहा गया है। अब एक काव्यांश का उदाहरण पढ़ लेते हैं हम। दिए गए काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कोई भी बंधन में नहीं जीना चाहता। पक्षी भी सोने के पिंजरे की बजाय गगन में उन्मुक्त होकर उड़ना चाहते हैं, यानी फ्री होके उड़ना चाहते हैं। कनक कटोरी की मैदा की तुलना में कड़वी निबोरी को क्यों अच्छा बताया गया है? सोने की कटोरी में रखा भोजन परतंत्रता का प्रतीक है। पक्षी परतंत्रता की तुलना में मुक्त होकर नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद करते हैं। सोने के पिंजरे में पक्षी क्या भूल गए हैं? सोने के पिंजरे में कैद होकर पक्षी अपनी गति तथा उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। चौथा प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला का क्या तात्पर्य है? स्वर्ण श्रृंखला का तात्पर्य है सुविधा पूर्वक परतंत्र जीवन। कनक कटोरी का विग्रह करते समय समास का नाम लिखिए। विग्रह है सोने की कटोरी और समास है तत्पुरुष संबंधवाचक समास। प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक है पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो उम्मीद करती हूँ आपको काव्यांश और गद्यांश समझ में आया है। अब इनका अभ्यास करें। अब पढ़ेंगे हम पत्र लेखन। पत्र लेखन वर्तमान समय में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल जैसे अनेक साधन उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन एक कला है जिसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट है सरलता। तो पत्र की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतना ही ग्राह्य होगा, यानी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। स्पष्टता, पत्र में जो कुछ भी कहा जाए वह स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता,
पत्र में जो बातें लिखी जाएं, कम शब्दों में पूरी बात समझ आनी चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। पत्र को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य का को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं तो अब हम पढ़ेंगे। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत अर्थात अनौपचारिक पत्र तथा कार्यालयी अर्थात औपचारिक पत्र। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और जिनसे व्यक्तिगत संबंध होता है उनको लिखे जाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की भावनाओं तथा सुख दुख की बातों का उल्लेख करता है, यानी अपनी सुख की दुख की बातों को इसमें लिखता है। औपचारिक या कार्यालयी पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इनमें अनौपचारिक और संदेश ही। दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं औपचारिक या कार्यालयी पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इनमें औपचारिकता और संदेश ही मुख्य होते हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं की को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्र, संपादक को पत्र, अधिकारियों को शिकायती पत्र। पहले बात करेंगे हम अनौपचारिक पत्र की अर्थात व्यक्तिगत पत्रों की। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें अपना पता ना लिखकर परीक्षा भवन या नगर का नाम लिखना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन दिल्ली, नीलिमा कपूर, कपूर भवन जालंधर, इस तरह से एड्रेस लिखेंगे पहले, जो भी लेटर लिख रहा है वो। उसके बाद दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद वह उसके नीचे उस दिन का दिनांक लिखे, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली और फिर दिनांक। संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसके माध्यम से लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुजी इत्यादि। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी या आदरणीय भाई साहब या दीदी जी, प्रिय भाई या प्रिय मित्र इत्यादि। शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन के वाक्य। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं, चरण स्पर्श, प्रणाम, सप्रेम नमस्ते इत्यादि। विषय वस्तु या मूल कथ्य। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इस पत्र को कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है, यानी पाठक को बताना चाहता है। समापन। समापन निर्देश कैसे करेंगे, जिसे हम स्वनिर्देश कहते हैं। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका, आपकी ही, तुम्हारा, अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। पत्र लेखक का नाम। स्वनिर्देशों के नीचे लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय के स्थान पर क ख ग अ ब स आदि भी लिखते हैं। उदाहरण देखते हैं। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में हुई खेल प्रतियोगिता का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले लेखक एड्रेस लिखेगा, डेट लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे संबोधन, सप्रेम नमस्ते, फिर अपनी बात उसने कही, तुम्हारा पत्र कल ही मिला, तुमने स्कूल की इस खेल प्रतियोगिता का विवरण प्रस्तुत करने को कहा था, वह विवरण इस प्रकार है। हमारे विद्यालय में गत सप्ताह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हमारे शहर के अनेक स्कूलों ने भाग लिया। खेल प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से एक सप्ताह पूर्व ही तैयारियां आरंभ हो गई थीं। सबसे पहले खेल के मैदान को समतल करके खेलने योग्य बनाया गया। प्रतियोगिता वाले दिन खेल के मैदान में तरह तरह के झंडे लगाए गए।
एक तरफ प्रतियोगी खिलाड़ियों व विद्यार्थियों के लिए तथा दूसरी ओर अध्यापकों व अतिथियों के बैठने का प्रबंध था। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री द्वारा किया गया। खेल के पहले व दूसरे दिन 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, हॉकी, कबड्डी, कराटे, लंबी कूद, कुश्ती, फुटबॉल आदि खेल संपन्न हुए। विप्लव और मृदुल ने लंबी दौड़ तथा बाधा दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे विद्यालय की खो खो टीम पूरे जिले में प्रथम आई। तीसरे और अंतिम दिन रस्साकसी, साइकिल दौड़, भाला व गोला फेंकने की प्रतियोगिताएं हुई। सर्वोदय स्कूल के आशीष तथा आकाश साइकिल दौड़ में प्रथम रहे। फुटबॉल में फिर हमारे विद्यालय ने ही बाजी मारी। दिन की समाप्ति पर पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। जिला खेल कूद अधिकारी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण द्वारा खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। राष्ट्रगान की धुन के साथ खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। शेष मिलने पर घर में सबको यथा योग्य मेरा अभिवादन कहना। तुम्हारा मित्र क ख ग। इसी तरीके से एक और सांत्वना पत्र है जो छोटे भाई और बहन के असफल होने पर लिखा गया है। इसे पढ़ें आप। अब हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसा पहला शीर्ष, इसके अंतर्गत पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। यदि परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नगर निगम का नाम लिखें। फिर आता है दिनांक। पत्र लिखने के बाद नीचे दिनांक लिखी जाती है। पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता। दिनांक के नीचे पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखा जाता है, जैसे संपादक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, आप जिसको भी लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्राय महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन लिखे जाते हैं। पत्र का कलेवर। इसके अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो आप पत्र प्राप्तकर्ता को बताना चाहते हैं। फिर है स्वनिर्देश। पत्र के मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखा जाना चाहिए। व्यवसायिक पत्रों में कुछ स्वनिर्देश होते हैं, जैसे भवदीय, आपका, उत्तरापेक्षी इत्यादि। हस्ताक्षर। स्वनिर्देश के बाद पत्र भेजने वाला अपने हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है। परीक्षा भवन से भेजे गए पत्रों में छात्र ना तो हस्ताक्षर करेंगे और ना ही नाम लिखेंगे। एक उदाहरण है, इसे पढ़ लेते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय की सफाई के बारे में सुझाव दिए गए हों। तो सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल, उसका एड्रेस, दिनांक, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विद्यालय की सफाई हेतु सुझाव एवं प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। यह सप्ताह विद्यालय में सफाई सप्ताह के रूप में मनाया जाना निश्चित हुआ है। विद्यालय के प्रति हमारा भी कर्तव्य है कि यहाँ के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें। इसकी सफाई के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का भवन बड़ा है, इसे साफ रखने के लिए 5 के स्थान पर कम से कम 7 सफाई कर्मी होने चाहिए। विद्यालयों के बरामदों में छोटी मोटी रद्दी व्यर्थ चीजें डालने के लिए हर मोड़ पर ढक्कन वाले कूड़ेदान होने चाहिए। हर शनिवार को एक सफाई की घंटी लगनी चाहिए ताकि सभी छतों से जाले आदि उतारे जा सकें। विद्यार्थियों को कड़ाई से निर्देश दिया जाए कि वे सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। महीने में एक बार कक्षाओं का निरीक्षण किया जाए। व्यवस्थित और साफ सुथरी कक्षा के लिए पुरस्कार रखा जाए ताकि छात्रों में सफाई के लिए स्पर्धा की भावना जाग उठे। इस प्रकार सफाई की ओर ध्यान देने से विद्यालय का वातावरण सुंदर और स्वच्छ बन जाएगा। आशा है आप मेरे इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र कक्षा 8 अनुक्रमांक। इसी तरीके से एक और उदाहरण है जो अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को लिखना है। तो आप इसे पढ़ें। यहाँ पे कुछ और उदाहरण है। बीमा किस्त का भुगतान हेतु बैंक को पत्र लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ पत्र लेखन आपको अच्छे से समझ में आया है।
आप इसका अभ्यास करें। अब पढ़ेंगे हम सूचना लेखन। आंकड़ों के साथ भविष्य में होने वाले समारोह, कार्यक्रम आदि के विषय में बताना सूचना कहलाता है। सूचना के जरिए लोगों को भविष्य की घटनाओं से परिचित कराया जाता है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर सूचना लेखन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सूचना लेखन की भाषा संक्षिप्त तथा सरल होनी चाहिए। एक उचित शीर्षक दिया जाना चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए और संबोधित सूचना को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। शब्द बॉक्स को छूने नहीं चाहिए, यानी बॉक्स के अंदर अंदर ही होने चाहिए। सूचना का प्रारूप, सूचना जारी करने वाली संस्था और संगठन का नाम सबसे ऊपर मध्य में, यहाँ पे ये एक प्रारूप है, इसे देखें आप। इसके ठीक नीचे सूचना शब्द का प्रयोग करना है। तीसरा, यदि किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के लिए सूचना दी गई है तो दाईं ओर कोष्ठक में उसका संकेत देना है। सूचना शब्द के नीचे अथवा साथ में शीर्षक का उल्लेख भी करना है। सूचना शब्द के ऊपर तथा संस्था के नाम के नीचे बाईं ओर सूचना जारी होने की तिथि का उल्लेख करना है। सूचना का कथ्य संक्षेप में और कथ्य के अंतर्गत कार्य पूरा किए जाने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख करना है। नीचे बाईं ओर सूचना लेखक का हस्ताक्षर, नाम एवं पद लिखा जाता है। एक उदाहरण है, आप ये देखिए। बिरला विद्या निकेतन नई दिल्ली के साहित्य सचिव अरुण वर्मा की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तिथि का नाम देने की सूचना। तो यहाँ पे सबसे पहले सूचना लेखन के उदाहरण है ये। तो नाम, कौन सी संस्था या संगठन या स्कूल है, फिर किसके लिए दिया जा रहा है, 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, डेट लिखी हमने। सूचना लिखेंगे, उसका टॉपिक लिखेंगे कि किस विषय पर है, और यहाँ पे कम से कम शब्दों में उसके बारे में पूरी जानकारी हमने दी है। और फिर नीचे अरुण वर्मा साहित्य सचिव। इसी तरीके से एक सूचना और है, इसे देखेंगे आप। इस तरीके से आपको सूचना लेखन करना है, इसका अभ्यास करें। अब हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद को निबंध का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। अब हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद को निबंध का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, अनुच्छेद लिखते समय रूपरेखा व संकेत बिंदु सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा, विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए और एक ही बात की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन विषय वस्तु से नहीं हटना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय विषय से संबंधित सूक्ति अथवा काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है निरंतर अभ्यास का महत्व। निरंतर अभ्यास से असाध्य को भी साध्य बनाया जा सकता है। सही दिशा में बल व बुद्धि प्रयोग करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है तथा निरंतर अभ्यास करके निपुणता प्राप्त कर सकता है। साइना नेहवाल बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का अभ्यास करती रही। इसी अभ्यास का परिणाम है कि आज भारत में ही नहीं, विश्व में भी उन्हें ख्याति प्राप्त है। इसी तरह बालक वरदराज, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, ने निरंतर अभ्यास से विद्या ही नहीं प्राप्त की बल्कि अनेक ग्रंथों की रचना भी कर डाली। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपड़ परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से सख्त पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विवेकशील व दक्ष बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा, क्लिष्ट नहीं लगेगा और वे सहजता से उस विषय में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। जो प्रतिभावान हैं वे थोड़ा अभ्यास करके भी काम चला सकते हैं, परंतु जो कम प्रतिभावान हैं वे अभ्यास की नाव में बैठकर जीवन सागर को पार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और अनुच्छेद, यहाँ पे कई अनुच्छेद दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ें, समझें और सीखें।
उम्मीद करती हूँ अनुच्छेद लेखन आपको समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करें। अब बच्चों हम बात करेंगे, हम सीखेंगे निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन हिंदी में निबंध विधा आधुनिक युग की देन है। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें एक सुनिश्चित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगति और संबंधता के बारे में किया गया हो। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, निबंध को सुनिश्चित शब्दों में लिखना चाहिए। वाक्य सुगठित एवं क्रमबद्ध होने चाहिए। किसी विषय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा शैली विषयानुकूल, सरल, सहज एवं सारगर्भित होनी चाहिए। लेखन में व्याकरण की अशुद्धियों से बचना चाहिए और आवश्यकतानुसार उदाहरणों, मुहावरों एवं सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध के भाग। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला प्रस्तावना अर्थात भूमिका या आरंभ। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि यह जितना आकर्षक होगा उतना ही लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। विस्तार अर्थात निबंध का मुख्य भाग। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इसे अनुच्छेदों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से विचार प्रकट किए जाते हैं। उपसंहार अर्थात समाप्ति, अंत या निष्कर्ष भी हम इसे कहते हैं। इसमें निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से अपने विचार या निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध के प्रकार। निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। निबंध के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इसमें वस्तु, दृश्य, त्योहार, स्थान या व्यक्ति आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, वर्षा ऋतु, दशहरा आदि पर लिखे गए निबंध। दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध। इसमें कथा, यात्रा, घटना, संस्मरण आदि का विवरण होता है, जैसे नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि। विचारात्मक निबंध। इसमें साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि की दृष्टि से चिंतन परक, तर्कपूर्ण और गंभीर विवेचन होता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। भावात्मक निबंध। इसमें मानव स्वभाव या रागात्मक संबंधों के आधार पर लेखक कविता की भांति अपने भावों को व्यक्त करता है। ललित निबंध। इसमें निबंधकार का व्यक्तित्व अधिक मुखर होता है और इसमें विषय तो मात्र ओट रहती है। व्यंग्यात्मक निबंध। इसमें समाज में व्याप्त बुराइयों पर निबंधकार हास्य एवं व्यंग्यात्मक शैली में चुटीले प्रहार करता है, जैसे दहेज एक कुप्रथा, शहर की ओर गमन, बढ़ता मोबाइल का प्रयोग। तो ये समाज की बुराइयां हैं, बट इसमें निबंधकार क्या करेगा, एक फनी वे में हास्य तरीके से व्यंग करते हुए यानी कमेंट करते हुए चुटीले प्रहार करके निबंध लिखता है। उदाहरण देख ले, कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पे ये निबंध लिखा गया है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इस बारे में लिखा गया है। फिर राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मान्यता कब मिली है, इस बारे में डिटेल्स दी गई हैं। इसका समारोह किस तरीके से होता है उस बारे में बताया गया है। और अंत में यहाँ पर एक संदेश दिया है कि गणतंत्र दिवस के साथ स्वर्ण गुण युग करता मधुर पर्दापण, सुख, समृद्धि, शांति देती करती जन जन का अभिवादन। और लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है। इसी तरीके से व्यायाम एवं योग की उपयोगिता है, उसके बारे में बताया गया है, उसका क्या यूज है, क्या उसकी उपयोगिता है, ये निबंध में लिखा गया है। इससे क्या बेनिफिट होते हैं, शरीर का चहुमुखी विकास होता है, सद्भाव और सहन शक्ति का विकास होता है, योग का क्या महत्व है आज की दुनिया में, ये सब बताया गया है। और फिर अंत में निष्कर्ष दिया गया है। इसी तरीके से समय का सदुपयोग, ये अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग शीर्षकों पे इनमें यहाँ पे निबंध लिखे गए हैं। आप इन्हें पढ़ें और समझें और सीखें, इनका अभ्यास करें। अब हम सीखेंगे विज्ञापन लेखन। पूर्व ज्ञान। विज्ञापन शब्द वि अर्थात विशेष,
जमा ज्ञापन शब्दों के मेल से बना है। विज्ञापन का अर्थ है किसी के बारे में ज्ञापन अर्थात जानकारी देना। विज्ञापन का उद्देश्य जिस उत्पाद का विज्ञापन दिया जा रहा है, ग्राहक या खरीदार उसे जाने और अधिक से अधिक अपनाए। तो ये किसी भी विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि खरीदार और ग्राहक उसके बारे में जाने और अधिक से अधिक उसको खरीदे। विज्ञापन से लाभ। विज्ञापन के द्वारा लोगों को पता चलता है कि वस्तु में क्या विशेषताएं हैं। वे उसकी कीमत की जानकारी अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु खरीद सकते हैं। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना हो, उस वस्तु का चित्र बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिसे देखकर खरीदारों की नजरें टिक जाएं। दूसरा, वस्तु की विशेषता के बारे में लिखते समय तुकबंदी वाली गद्यात्मक पद्यात्मक पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में खिंचाव होना चाहिए ताकि ग्राहक विज्ञापित वस्तुओं को अवश्य देखे। और विज्ञापन की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अपनी बात कम से कम आकर्षक शब्दों में लिखना चाहिए। विज्ञापन में कुछ प्रेरक वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं। उदाहरण, जैसे ये उदाहरण है, स्वच्छ भारत का अभियान का विज्ञापन। तो इसमें है, स्वच्छता की और कदम बढ़ाएं। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, अपना जीवन सुखी बनाएं। इसका अभ्यास करें आप इसी तरह के विज्ञापनों का। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप इसका अभ्यास करें।